हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों में प्रभाव। सबसे पहले अपने उर्वरक जिसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं उसकी परिभाषा, फिर कौन कौन सी उर्वरकें अपने को इस अध्याय के अंदर या अपने कृषि रसायन विज्ञान के कक्षा 12 के सिलेबस में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर वो मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं और उनका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी इस अध्याय के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अपने उर्वरक जिसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो शुरू के अंदर इसकी परिभाषा दे रखी है, वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। यहाँ से छोटा प्रश्न अगर बोलेगा तो सीधी या तो परिभाषा या फिर पूछ लेगा कि उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक और अकार्बनिक है। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन देके भी अपने को पूछ सकता है। ध्यान रखना अकार्बनिक है, इनमें पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ उर्वरक कार्बनिक रूप में पाए जाते हैं जैसे यूरिया। तो यूरिया क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरकों में पौधे के एक या दो पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ से फिर ये प्रश्न बनता है कि उर्वरक में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं एक या एक से अधिक। सभी जल विलय उर्वरक होते हैं। पौधे आसानी से एवं शीघ्र ही पोषक तत्वों का शोषण कर लेते हैं। इसके बाद आता है उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपने को नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, बस नाम याद रख लें। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजनधारी उर्वरक हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फोरस है तो फॉस्फेटिक उर्वरक हो जाएगा। उसके बाद पोटेशिक है तो पोटाश हो गया पोटेशिक उर्वरक। तो ये तीनों के नाम याद रखने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, जो पीछे अपने तत्व किए थे मुख्य पोषक तत्व और गौण वाले थे तो उनमें ही आ जाएगा ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश, तो उन्हीं के नाम पर। उसके बाद आता है यौगिक। तो यौगिक का मतलब जिसमें एक ही उर्वरक हो उसमें काफ़ी सारे तत्व अपने उपलब्ध हों। एक ही खाद के अंदर या एक ही उर्वरक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व अगर उसमें मौजूद है तो वो यौगिक उर्वरक में आ जाएगा, जिसको कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसके बाद है एकल उर्वरक है। एकल का मतलब जिसमें एक ही पोषक तत्व पाया जाता है वो एकल। तो इस तरीके से इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, यौगिक हो गया और एकल, ये 5 प्रकार की उर्वरकों का इस पाठ के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजनधारी उर्वरक हैं जो। तो नाइट्रोजन का मतलब सीधा से जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजनधारी उर्वरकों को उनमें पाए जाने वाली नाइट्रोजन के प्रकार के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। तो पूछ सकता है कि नाइट्रोजनधारी उर्वरक को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में किस आधार पर बांटा गया है, तो नाइट्रोजन के प्रकार के अनुसार। सबसे पहले आता है अमोनियम उर्वरक। तो इसमें आ जाएगा जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनिया आयन NH4 के रूप में पाई जाती है। तो अब पूछ सकते हैं यहाँ से कि अमोनियम उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो अपना उत्तर होगा NH4+ के रूप में पाई जाती है। भूमि में इसका उपयोग करने पर यह मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है, जिससे निक्षालन लीचिंग द्वारा हानि नहीं हो पाती। यानी कि वैसे तो पानी के साथ अगर इसको लगाया जाता है तो ये अगर सीधा कोई यूरिया वगैरह हो तो उसका निक्षालन जल्दी हो जाता है, लेकिन अमोनिया क्या होती है, सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है। पूछ सकते हैं कि इसका निक्षालन के द्वारा हानि क्यों नहीं होती। तो अपना उत्तर होगा सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है, इसलिए इसका निक्षालन द्वारा हानि नहीं हो पाती। अतः इन उर्वरकों का प्रयोग पानी भरे खेत में भी किया जा सकता है। अब यूरिया का अपने पानी भरे खेत में ही उपयोग कर देंगे तो वो जल्दी से पानी के साथ घुलकर नीचे लीचिंग हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो पानी से भरे खेतों में नहीं किया जाना चाहिए ज़्यादा यूरिया का उपयोग। लेकिन अमोनिया जो उर्वरक है
जैसे धान की फसल है, धान की फसल में ज़्यादा यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे यूरिया का उपयोग करेंगे तो यूरिया जल्दी घुल जाती है, शीघ्र घुल जाती है पानी के अंदर, घुलकर वो नीचे पैंदे में निक्षलन हो जाता है, लीचिंग के द्वारा नीचे चली जाती है। तो उसकी जगह पे ज़्यादा अमोनियम, क्योंकि जो यूरिया है उसके अंदर भी नाइट्रोजन ही देनी है अपने पौधे को, और अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन ही जाएगी। तो यूरिया की जगह पे अमोनिया का ज़्यादा फायदेमंद होती है, नाइट्रोजन की यूरिया की का उपयोग करने की बजाय अमोनिया का ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिन खेतों में पानी ज़्यादा भरना होता है, स्पेशली जैसे अपनी धान की फसल जो होती है उसके लिए। तो अतः इन उर्वरकों का प्रयोग पानी भरे खेत में भी किया जा सकता है। यह उर्वरक भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालती है। तो ये ध्यान रखना कि अमोनिया जो है वो कौन सा प्रभाव डालती है, अम्लीय प्रभाव डालती है। किन खेतों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो जिनमें पानी भरे खेतों में या धान वाली जो फसलें होती हैं उनमें इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे लिखा ही है धान की फसल के लिए यह सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो ये पूछ सकता है कि धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है, 4-5 अलग अलग उर्वरकों के नाम दे देगा। तो अपने को ध्यान रखना है अमोनियम उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट जो है, तो अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है वह 20.5% पाया जाता है। तो ये जो परसेंटेज है इनके स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस बार छोटे एबेसदा वाले क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो ये पूछ सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 20.5%। अमोनियम क्लोराइड में पूछे तो 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस वर्ग के ये प्रमुख उर्वरक हैं। और ये क्या है, अमोनियम उर्वरक के मुख्य उर्वरक हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आता है नाइट्रेट उर्वरक है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में या NO3 के रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, या फिर NO3 माइनस के रूप में पाई जाती है। किसमें, नाइट्रेट उर्वरक में। अधिकांश पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि पहले तो वो करते हैं पौधे जो हैं अधिकांश, यानी कि ज़्यादातर जो पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, या फिर उसके बाद अगर बात करें तो वो NH4 जो भी पीछे किया अपने अमोनियम उर्वरक वाला, वो भी उस रूप के अंदर भी वो पौधे ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरक पानी में शीघ्र घुलनशील होने के कारण पौधों को बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती है। ये जल्दी घुल जाती है तो जल्दी पौधों को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उर्वरक वर्षा के मौसम में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो ये बात आगे पीछे भी अपने पढ़ी कि मौसम के प्रयोग में मतलब कि जब मौसम होगा, जैसे बारिश का मौसम होता है, अगर उस टाइम अपने इनको उपयोग करते हैं जल्दी घुल जाती है, और जल्दी घुल जाने के कारण ये जो लीचिंग के द्वारा नीचे बैठ जाती है, और इनका जो तब इसके अंदर नाइट्रोजन होता है उसका पूरा लाभ है वो पौधे को नहीं मिल पाता, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अधिक घुलनशील होती है जो लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाती है। इन उर्वरकों का प्रभाव क्षारीय होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो प्रभाव है पौधों पर क्षारीय होता है, पीछे जो पड़ा उसका अम्लीय होता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, अब सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 16, कैल्शियम नाइट्रेट में है 15% नाइट्रोजन पाई जाती है, पोटेशियम नाइट्रेट में है वो 13% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है, अपने नाइट्रोजन धारी की कर रहे हैं, नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनिया व नाइट्रेट यानी कि दोनों ही रूपों में पाई जाती है। नाइट्रेट और अमोनियम इस उर्वरक का नाम है। पहला था अपना अमोनियम उर्वरक, उसके बाद था नाइट्रेट उर्वरक, अब इसमें दोनों ही आगे नाइट्रेट एवं अमोनियम। तो इनमें दोनों रूपों में ही आ जाएगी, अमोनियम के रूप में भी आ जाएगी और नाइट्रेट के रूप में भी आ जाएगी। इन उर्वरकों का प्रभाव अमोनियम तथा नाइट्रेट दोनों के बीच का होता है। लगभग ही मान लो कि उदासीन प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय और क्षारीय दोनों का मिक्स रूप। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जिसको अपने कैन भी कहते हैं, CAN इसका फुल फॉर्म हो जाएगी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 25 से 26%। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, इसमें 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है एमाइड उर्वरक है। इस वर्ग के उर्वरक
यूरिया तथा कैल्शियम साइनाइड है। एमाइड है तो अमाइड उर्वरक का एक कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये पूछ सकता है कि अमाइड उर्वरक का वर्ग है तो इन दोनों में से कोई एक नाम दे देगा। जैसे यूरिया बोल दे, साथ में यूरिया के बाद में कोई और दो तीन उर्वरकों का नाम दे दे तो अपना यूरिया होगा, या फिर कैल्शियम साइनाइड। इनमें कार्बन तत्व पाया जाता है इसलिए इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। अब पूछे कि एमाइड उर्वरक को कार्बनिक उर्वरक क्यों कहते हैं, तो इसका हो जाए क्योंकि इनमें कार्बनिक उर्वरक जो कार्बन तत्व है वो पाया जाता है। ये उर्वरक भी जल में शीघ्र विलय होते हैं। इन उर्वरकों की नाइट्रोजन पौधों को देर से मिलती है। भूमि में उपस्थित जीवाणुओं की क्रिया के फलस्वरूप एमाइड नाइट्रोजन क्रमशः अमोनिया, यानी कि पहले जो एमाइड है वो जो जीवाणु जो पाए जाते हैं मृदा के अंदर, तो उनके माध्यम से पहले अमोनिया के अंदर चेंज होगा। अमोनिया में चेंज होने के बाद वो बाद में फिर नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित होता है। इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो अपने आगे देखेंगे कौन कौन से जीवाणुओं की सहायता से ये होते हैं। मृदा पर यूरिया का जो प्रभाव है वो अम्लीय होता है, तो याद रखना मृदा में यूरिया का प्रभाव है वो अम्लीय होता है। इसके बाद अपना आता आगे, यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। कैल्शियम साइनाइड में 21% है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे अधिक, ये तो सिंपल सा है, पता ही होगा सभी को। उसके बाद दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण, यानी कि फॉस्फेट जो फास्फोरस है उसके आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जल विलय। तो जल विलय के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो जल के अंदर विलय हो जाती है, जल के अंदर घुल जाती है, उनको बोलते हैं जल विलय फॉस्फेट। तो इन उर्वरकों में फॉस्फोरस जल विलय मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। तो पूछ सकता है कि जल विलय फॉस्फेट उर्वरक कौन सा वर्ग है, तो अपना याद रखना है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप के अंदर होता है। तो इसके जो प्रमुख उर्वरक है वो निम्न प्रकार से हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तो पूछ सकता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में P2O5 की कितनी मात्रा है, तो 16% आ जाएगा। तो यानी कि इसमें पूछे है क्या, P2O5, जैसे पीछे नाइट्रोजन की मात्रा दे रखी थी अपने को, तो यहाँ पे मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा अपने को दे रखी है, कितनी कितनी होगी। तो पूछ सकता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितनी है, 16% है। ये मेन है, इसमें पूछ सकता है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। उसकी वजह से मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 11% नाइट्रोजन पाई जाती है, 48% मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है। डाई अमोनियम फॉस्फेट आ गया, 18% नाइट्रोजन है। इनमें फास्फोरस है वो PH2PO4- आयन के रूप में होता है। पीछे अपने अमोनियम वाला देखा था NH4- के रूप में, और प्लस के रूप में, और नाइट्रेट था NO3- के रूप में पाया जाता है। तो इसी तरीके से जो फॉस्फोरस है वो इस रूप के अंदर पाया जाता है, H2PO4- के रूप में पाया जाता है। इसके बाद आता है साइट्रिक अम्ल तथा साइट्रेट में विलय। अब जो जल में घुलनशील नहीं होते, जो जल में नहीं घुलते, कुछ ऐसे उर्वरक हैं जो जल में नहीं घुलते, तो वो साइट्रिक अम्ल के अंदर वो उर्वरक हैं वो घुल जाते हैं। तो इसका हो जाएगा, यह उर्वरक साइट्रिक अम्ल में विलय होते हैं परंतु जल में अविलय होते हैं। इन उर्वरकों में फॉस्फोरस HPO4- के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे तो था H2PO4, जो जल में विलय है उसका अगर पूछे कि जल में विलय फॉस्फोरस किस रूप के अंदर पाया जाता है, किस आयन के रूप में पाया जाता है, तो H2PO4 के रूप में। और अगर यहाँ से पूछे कि साइट्रिक है जो वो किस रूप में पाया जाता है, तो HPO4- के रूप में पाया जाता है। और इसके यहाँ पे कुछ उर्वरकों के उपयोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने मेन याद रखना डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसके अंदर पूछ सकता है कि 34 से 39% पाया जाता है। हड्डी का चूरा है तो ये आंशिक घुलनशील होता है। उसके बाद जल एवं साइट्रिक अम्ल में विलय फॉस्फेट युक्त। तो इस श्रेणी में ऐसे उर्वरक सम्मिलित हैं जिनका फॉस्फोरस न तो जल में और न ही साइट्रिक अम्ल में विलय होता, यानी कि दोनों में से किसी के अंदर भी वो नहीं घुलते, न तो जल के अंदर घुलते हैं न ही साइट्रिक अम्ल में। यह केवल खनिज अम्लों में विलय होता है। इस रूप में यह पौधों को प्राप्त नहीं होता। इसमें निम्न उर्वरक आते हैं। रॉक फॉस्फेट आता है। ये जो रॉक फॉस्फेट है, ये तो अपने पूछ सकते हैं कि रॉक फॉस्फेट राजस्थान में कहाँ कहाँ
पाया जाता है, यहाँ कहाँ से इसको निर्माण होता है, तो उदयपुर रॉक फॉस्फेट आ जाएगा और मसूरी रॉक फॉस्फेट आ जाएगा। इसमें इनकी मात्राएं अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हड्डी का चूरा है, जो हड्डियां वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 से 4% उसमें नाइट्रोजन होती है, 20 से 25% है P2O5 होता है। बाष्पित हड्डी का चूरा यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें रॉक फॉस्फेट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाएगा पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण है। मोटे तौर पर पोटेशियम उर्वरकों 2 प्रकार के होते हैं। क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक हैं, इनमें म्यूरेट ऑफ पोटाश अथवा पोटेशियम क्लोराइड सम्मिलित हैं। सबसे सस्ता पोटाशिक उर्वरक है, तब भारत में संपूर्ण पोटाशिक उर्वरकों का 60% भाग केवल पोटेशियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 60% जल विलय जो है अपना K2O पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। 2 ही रूपों के अंदर है, पोटाशिक वाला क्लोराइड युक्त पोटाशिक उर्वरक है, और इसमें भी मेन है अपना 60% है जो पोटेशियम। पोटाशिक उर्वरकों का 60% भाग केवल पोटेशियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्लोराइड विहीन पोटाशिक उर्वरक है। वो क्लोराइड युक्त था पहला, यानी कि क्लोराइड जिसमें पाया जाता है, और दूसरा है क्लोराइड विहीन जिसमें क्लोराइड नहीं पाया जाता। इस वर्ग में क्या आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट आ गया, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा इसमें। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइड युक्त के अंदर ही है, और वो 60% पाया जाता है। और क्लोराइड विहीन है तो इसके अंदर आ जाएंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये अपने पूछ सकता है क्लोराइड विहीन पोटाशिक उर्वरक के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट ध्यान में रखना है, और पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट। और इन उर्वरकों से प्राप्त होने वाली पोटाश अपेक्षाकृत महंगी होती है, और जो क्लोराइड युक्त है वो सस्ती पड़ती है। उसके बाद यौगिक उर्वरक हैं, तो ऐसे उर्वरक जिनका प्रयोग भूमि में एक से अधिक पोषक तत्व देने के लिए करते हैं। तो ये पहले भी अपने बात कर चुके हैं, एक से अधिक अगर अपने तत्वों की आवश्यकता है तो उसके लिए यौगिक उर्वरक आता है, और इसका उदाहरण अपने को इसमें दे रखा है डाई अमोनिया फॉस्फेट। इसके बाद एकल उर्वरक हैं, ऐसे उर्वरक जिनके द्वारा मृदा में केवल एक ही तत्व की पूर्ति की जाती है, एकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया सिंगल फॉस्फेट है, म्यूरेट और पोटाश है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। इसके बाद अपने आता है पौधों को आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करने हेतु नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरक प्रयोग में किए जाते हैं। ये उर्वरक मृदा में मिलाने पर नमी मृदा कोलाइड के संपर्क में आते हैं। विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता से पौधों को उपलब्ध रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के विभिन्न अभिक्रियाओं से मृदा एवं फसलों पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न महत्वपूर्ण उर्वरकों द्वारा अभिक्रिया एवं फसल पर प्रभाव का अध्ययन इस अध्याय में दिया जा रहा है। तो अब इनमें से जो अपने पीछे प्रकार पढ़े, इनमें से जो मुख्य मुख्य उर्वरक हैं उनके बारे में आगे अपने अध्ययन करते हैं। जैसे पहले दे रखा है यहाँ पे यूरिया के बारे में। यूरिया भारत में किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। संपूर्ण नाइट्रोजन का 90% से अधिक भाग यूरिया के रूप में कारखानों में निर्मित होता है। नाइट्रोजन तो वैसे अपने पीछे जैसे नाइट्रोजन धारी वाला पड़ा, तो उसमें देखा कि काफ़ी सारी ऐसी उर्वरक हैं जहाँ से अपने को नाइट्रोजन फसलों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यूरिया का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया कार्बनिक उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र अपने को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिया NH2CONH2, तो इनमें नाइट्रोजन अमाइड है वो NH2 के रूप में होती है। इसके बाद इसका संगठन अपने को दे रखा है, क्या कुछ इसमें पाया जाता है, तो संगठन में इसमें आ जाएगा नमी बार, कुल बार प्रतिशत है 1% इसमें नमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तो आपको ध्यान में ही होगा कि 46% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। बाई यूरेट प्रतिशत है, तो बाई यूरेट है जब यूरिया के दो जो अणु हैं, 2 अणु आपस में मिलकर बाईयूरेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, 2 अणु आपस में मिल जाते हैं यूरिया के, तब उसको बोलते हैं बाईयूरेट। तो इसका जो प्रतिशत है वो अधिकतम 1.5% होता है। गोल कणाकार जो
IS छलनी 320 से गुजर जाते हैं। उसके बाद गुण, तो गुण देखना है कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। यह सफ़ेद होती है, दानेदार होती है, जल में शीघ्र घुलनशील है, नमी शीघ्र ग्रहण करता है, इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये 4 इसके मुख्य गुण अपने को याद रखने हैं। इसके बाद है मृदा में अभिक्रिया। मृदा में यूरिया का प्रयोग करने पर सबसे पहले क्या करेगा, नमी के संपर्क में आने पर यह पूर्णतः घुल जाता है। यानी कि नमी कहाँ पे बनेगी, जल के अंदर बनती है। तो यानी कि जल में घुलने पर सबसे पहले क्या पूर्णतः घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, जिसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते। यानी कि सीधा नाइट्रोजन क्या है, एमाइड के रूप में होता है, तो वो क्या करेंगे, सीधा इसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो अब पौधे ग्रहण कब करेंगे, या तो वो अमोनिया के रूप में चेंज हो जाए या फिर वो नाइट्रेट के रूप में चेंज हो जाए, तभी वो इसको ग्रहण कर पाते हैं। पीछे अपने पढ़ा था एमाइड वाला, पीछे जो अभी प्रकार पढ़े हैं एमाइड के रूप के अंदर अपने पढ़ा था यूरिया, तो उसके अंदर भी ये बोला था कि पहले वो क्रमशः अपने अमोनिया में चेंज होती है, उसके बाद वो नाइट्रेट के रूप में, और नाइट्रेट के रूप के अंदर बदलने पर ही वो पौधों को ग्रहण होती है। तो ये जो यूरिया है वो किस रूप में पाई जाती है, ध्यान रखना, यूरिया एमाइड के रूप में पाई जाती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि यूरिया सीधा ही पौधों को प्राप्त हो जाती, तो नहीं, पहले वो किस में बदलेगी, अमोनिया के अंदर बदलेगी, फिर वो नाइट्रेट के रूप में चेंज होगी, उसके बाद ही पौधों को प्राप्त होती है। तो इनको चेंज करने के लिए सबसे एक मेन इसमें आता है जिसको अपने एंजाइम बोलते हैं, यूरियाज, ये ध्यान में रखना है। यूरिया वाला कर रहे हैं तो यूरिया के नाम से इसका नाम है यूरिएज, ठीक है। ये क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम ये क्या करेगा, जो एमाइड होगा यूरिया के अंदर, जो एमाइड ग्रुप के अंदर पाई जाती है, उसको अपने क्या किस में चेंज करेगा, ये अमोनिया के अंदर चेंज करेगा। अमोनिया के आगे फिर वो और सूक्ष्म जीव या एंजाइम होंगे, वो उसको नाइट्रेट के अंदर चेंज करते हैं। तो यूरियाज एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित होती है। अब कई होता है कि अभिक्रियाएं कैसे याद रखें, तो अभिक्रिया रटने की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे अपने को देखना है कि कौन सा एंजाइम लेना है, यूरियाज एंजाइम लेना है। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अपने, यूरिया। तो यूरिया का सूत्र अपने को याद होना चाहिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, नमी, यानी कि पानी के अंदर इसको घोलना है, तो जल का सूत्र अपने को याद होना चाहिए। अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र है वो भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये आ गया यूरिया का जो सूत्र है वो जल के साथ 2 अणु जल के लिए यूरियाज यहाँ पे लिखना है कि इस एंजाइम की उपस्थिति में है। अमोनियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे अपने याद तो करेंगे इसको कि अमोनियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 और CO3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे आता है अमोनियम कार्बोनेट शीघ्र ही सूक्ष्म जीवी ऑक्सीकरण द्वारा अपघटित होकर अमोनियम यानी कि NH4 था कार्बोनेट आयन बनाता है। तो यहाँ से जो अमोनियम कार्बोनेट दे रखा है, इनका क्या हो जाएगा, अलग अलग इनका खंडन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा NH4 और CO3 माइनस के, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट लिखा, अमोनियम कार्बोनेट किस में आ गया, अमोनियम आयन और प्लस में कार्बोनेट आयन के रूप में, दोनों रूपों के अंदर आ गया। अब ये दोनों रूप क्या करेगा, आगे मृदा में जाकर वो अपने देखते हैं। तो पहले तो अपने को ये 2 अभिक्रियाएं आसानी से देख लेनी है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है। यूरिया का सूत्र 2 अणु जल के लेने हैं, यूरियाज लिखना है, अमोनियम कार्बोनेट लेना है। यही अमोनियम कार्बोनेट के बारे में ये 2 लाइनें यहाँ पे लिखनी है। अमोनियम कार्बोनेट को यहाँ पे लिखा, जो बना था उसके 2 रूपों में इसको तोड़ देना है। इसके बाद ये कुछ लाइनें हैं अपने को ध्यान में रखनी है। यूरिया से प्राप्त अमोनियम आयन का उपयोग निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या करेगा, जो अमोनियम था, अमोनियम आयन का कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अपने पहला प्रकार पढ़ा था अमोनियम उर्वरक वाला नाइट्रोजन धारी में, तो उसमें यही था कि पौधों द्वारा NH4 के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। तो अमोनियम का जो कुछ भाग है वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे धान की फसल की बात की अपने, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ही ग्रहण करती है। जो धान की फसल है वो नाइट्रोजन ग्रहण कराना है, उसको नाइट्रोजन देना है, तो उसमें अमोनियम ही डालना पड़ता है। वायुमंडल में विस्तृत होना, ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर विस्तृत होना। उसके बाद है मृदा कोलाइड ऋण आवेशित होने के कारण अमोनियम आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो जो
पहला तो ये आ गया उसका, यानी कि अमोनिया अमोनिया कहाँ पे जाएगी। तो पहला तो ये धान की फसल वाला यानी कि पौधों द्वारा कुछ भाग उसका अवशोषित कर लिया जाता है। अमोनिया कुछ भाग वायुमंडल के अंदर मिल जाता है, और जो उसमें से फिर कुछ भाग जो है मृदा कोलाइड जो ऋण आवेशित होते हैं, तो ये अमोनिया यहाँ पे क्या है, धनायन है। धनायन होने के कारण क्या करेगा, जो कोलाइड कण होते हैं उनके ऊपर वो चिपक जाएगा, तो वहां से जो ऋणायन होंगे बांध से, जो अधिक कम धनायन होंगे उसको बांध से प्रतिस्थापित कर देता है। तो पीछे अपने अभिक्रिया अपने काफी अच्छे तरीके से देखी है, सब्जी भी है कि जो कलेकण होते हैं उनके ऊपर से कैसे वो उनको हटा देता है और उनकी जगह पे खुद आ जाते हैं अमोनियम। तो अमोनियम आयन मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। अमोनियम का अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है। नाइट्रीकरण वाली अपनी अभिक्रिया पीछे जो चैप्टर किया तो उसमें देखा है कि अमोनिया का अमोनिया में नाइट्रीकरण होता है। अमोनियम सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेन बात है, अमोनियम सूक्ष्म जीवाणु अपने देखेंगे कौन कौन से दे रखे हैं, नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर है, ये दो सूक्ष्म जीवाणु हैं। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट के रूप में बदल जाती है, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। यह जो जीवाणु है वो नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा 2 चरणों में यह प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूर्ण हो जाती है। इस तरह से वो अभिक्रिया अपनी होती है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के माध्यम से। तो पहले जो अमोनिया है, अमोनिया के 2 अणु अपने को लेने हैं। तो अपने अभी जो बात की वो अमोनिया के रूप में की है, तो अमोनियम और जो कार्बोनेट था तो अमोनिया के रूप में। तो अमोनिया के 2 अणु 2NH4 और इनका क्या करवाना, अपने को ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकृत किसके माध्यम से, तो पहला है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास के माध्यम से होगा नाइट्राइट के रूप में के अंदर आ जाएगा नाइट्राइट। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो पहला चरण होगा, पहले चरण में किसके माध्यम से, नाइट्रोसोमोनास क्या करना है, अमोनियम के 2 अणु ऑक्सीकरण के माध्यम से किस में चेंज होगा, नाइट्राइट के रूप में। नाइट्राइट का अपने को सूत्र याद रखना है, साथ में जल बनेगा और साथ में 4 अणु हाइड्रोजन के बन जाएंगे। यहाँ से जो नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट का पुण्य 2 अणु अब किसकी सहायता से लेना है, नाइट्रोबैक्टर। पहला नाइट्रोसोमोनास है, अमोनिया के 2 अणु 3 अणु ऑक्सीजन के लेने हैं, नाइट्राइड बनाना है, जल बनाना है और 4 अणु हाइड्रोजन के लेने हैं। इसके बाद नाइट्राइड है, इसका भी ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर। क्या होगा, नाइट्राइड के अंदर चेंज होगा। नाइट्राइड क्या होगा, ये पौधों को सीधी ग्रहण हो जाती है। तो ये 2 अभिक्रियाएं ये थी, 2 अभिक्रियाएं अपनी ऊपर थी। ऊपर वाली में क्या था, सीधा ही था कि जो यूरिया है, यूरिया की अभिक्रिया ऑक्सीकरण करवानी है तो वो अमोनियम क्लोराइड के रूप के अंदर चेंज हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का फिर अपने विघटन हो जाता है अमोनियम और कार्बोनेट के रूप में। अमोनिया का उसके बाद क्या, कुछ तो फसलों के माध्यम से, कुछ तो भाग उसका फसलों को सीधा प्राप्त हो जाता है अमोनिया के रूप में, जैसे धान की फसल की बात की। और उसके बाद कुछ वायुमंडल के अंदर चला जाता है, कुछ वो जो कोलाइडी कण तो ऋणावेशित होते हैं और उस पे ऊपर वो यानी कि कोलाइडी कणों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और इसके बाद जो बचा हुआ था वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसका नाइट्रेट के अंदर चेंज कैसे होगा, 2 चरणों के अंदर होता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के माध्यम से। तो इनकी 2 अभिक्रियाएं अपने को सीधे यहाँ पे रखनी है। आगे उपर्युक्त अभिक्रिया से निम्नलिखित व्यवहारिक बातें समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया हेतु वायु संचार वाली मृदाएं आवश्यक है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जैसे अपने अभी बात की थी, यूरियाज है जो एंजाइम है, और उसके बाद ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं। अगर ये मृदा के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होंगे तो ही ये क्या करेगा, पौधों को प्राप्त हो जाएगा। अगर यूरियाज नहीं होगा तो वो एमाइड के रूप में ही पड़ी रहेगी। तो एमाइड के रूप अंदर ही रहेगी तो फिर वो आगे अमोनियम कार्बोनेट में चेंज नहीं होगा। अमोनियम कार्बोनेट अगर बन जाता है उसके बाद अगर मान लो कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नहीं है तो वो आगे नाइट्राइट के रूप में नहीं चेंज हो पाएगी। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों की सक्रियता आवश्यक है।
अब उनकी सक्रियता हेतु मृदा में उचित वातावरण होना चाहिए, ताप उचित होना चाहिए, नमी का होना भी आवश्यक है। इस अभिक्रिया में नवजात हाइड्रोजन बनती है जिससे हाइड्रोजन आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होकर मृदा में अम्लीयता बढ़ाते हैं। इसलिए बोला है कि नाइट्रोजन है वो अम्लीय कर देती है मृदा को। तो इस तरीके से मृदा कोलाइड है, इस पे कैल्शियम अगर मान लो कि अणु है तो ये जो हाइड्रोजन बने थे, ये हाइड्रोजन यहाँ से इसको विस्थापित कर देंगे तो इसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा को अम्लीय कर देते हैं। अतः यूरिया का प्रयोग वर्षों तक लगातार करने से मृदा का पीएच घटता है। तो ये पूछ सकता है कि लगातार यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा का पीएच घटता है, मृदा का पीएच बढ़ता है, मृदा के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ऑप्शन देकर अपने पूछ सकते हो, ध्यान रखना पीएच उसका घटता है। पीएच अधिक घटने से मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। यूरिया अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुलना में कम अम्लीय है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यूरिया है वो अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुलना में कम अम्लीय है। 100 किलोग्राम यूरिया से उत्पन्न अम्लता के उदासीनीकरण के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 100 किलोग्राम यूरिया से उत्पन्न अम्लता के उदासीनीकरण करने के लिए कितनी कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। तो अपना आंसर होगा 80 किलोग्राम। मृदा में अमोनियम NH4 आयंस का कमी नहीं होता क्योंकि यह धनायन होने के कारण मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाती है तथा आयन विनिमय से मृदा विलयन में आकर नाइट्रीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध होती रहती है। मृदा में नाइट्रेट आयंस पौधों द्वारा ग्रहण करने के पश्चात नाइट्रोजन का ह्रास निक्षालन, बाष्पन, विनाइट्रीकरण, अमोनियम स्थिरीकरण द्वारा होता है। तो पूछ सकते हैं कि नाइट्रेट का जो कमी है, ये नाइट्रोजन का जो ह्रास है वो किन के माध्यम से होता है, किस प्रकार से होता है। तो निक्षालन में भी हो जाता है, बाष्पन में भी हो जाता है, विनाइट्रीकरण में भी, और अमोनियम स्थिरीकरण द्वारा भी होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसमें अपना बाइयूरेट है। कारखानों में यूरिया निर्माण प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता से अधिक उच्च तापमान के कारण यूरिया के 2 अणु मिलकर बाइयूरेट बनाते हैं। तो इसका सिर्फ अपने ध्यान रखना है कि बाइयूरेट कैसे बनता है और बाइयूरेट का सूत्र क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके आगे यूरिया में बाइयूरेट की मात्रा 1.5% होती है। ये अपने पीछे पड़ा था इसके संगठन में। इससे अधिक मात्रा होने पर बीजों के अंकुरण तथा पौधों की वृद्धि पर विषैला प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का यूरिया पर्णीय छिड़काव हेतु प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यानी कि जिनके अंदर बाइयूरेट की मात्रा अधिक होती है तो उस प्रकार का यूरिया है वो पत्तों पर जो छिड़काव करते हैं उसके उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद इसके फसलों पर प्रभाव है, तो सीधे से आप इसको एक नज़र में देख लेते हैं। मृदा तथा खड़ी फसल में इससे प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है। पत्तियों पर छिड़काव हेतु यह प्रभावशाली एवं उत्तम उर्वरक है। ध्यान रखना कि यह तभी उत्तम और प्रभावशाली है जब इसमें बाइयूरेट की मात्रा 1.5% से कम होती है। ज़्यादा है तो फिर इसका जो पर्णीय छिड़काव है वो घातक हो सकता है। यूरिया का प्रयोग फसल में आधी मात्रा बोते समय तथा शेष आधी मात्रा के 2 हिस्से करके एक भाग फसल वृद्धि के समय तथा दूसरा भाग फूल एवं फलियां बनते समय किया जाता है। ऐसे नहीं कि बार बार उसको यूरिया डालते रहें, क्योंकि नाइट्रोजन और उर्वरकों से भी अपने को मिल जाती है। सभी प्रकार की फसलों हेतु प्रभावशाली एवं लाभदायक है। ठीक है, धान की फसल में थोड़ा सा ये ज़्यादा इतना लाभ अपने को नहीं मिल पाएगा। शुष्क खेती की फसलों में पर्णीय छिड़काव द्वारा नाइट्रोजन देना आसान एवं लाभदायक है। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे अपन इसको नाइट्रोजन देनी है पौधों को, तो छिड़काव के माध्यम से इसे स्प्रे बोलते हैं करके अपने कर सकते हैं। 2% से अधिक बाइयूरेट वाला उर्वरक फसलों पर कुप्रभाव डालता है। ध्यान रखना, अगर पूछ सकता है कि 1.5% या 2% से ज़्यादा बाइयूरेट वाला उर्वरक फसलों के लिए लाभदायक है या नहीं, तो नहीं होगा, कुप्रभाव डालता है। आगे है गंधक, नीम की खली, लाख इत्यादि से यूरिया को लेपित कर प्रयोग करने से घुलनशीलता कम हो जाती था नाइट्रोजन मंद गति से पौधों को उपलब्ध होती है। यानी कि धान की फसलों के अंदर अगर अपने को यूरिया डालनी है तो वो गंधक के साथ मिलाकर या नीम की खली के साथ, जो नीम की खल होती है उसके साथ इसको मिलाकर अपने उपयोग कर सकते हैं। इससे जो उसका घुलनशील क्षमता है वो कम हो जाती है यूरिया की।
आज की क्लास में अपने इतना ही। आगे का जो टॉपिक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, और उसके बाद जो अपने अमोनियम सल्फेट है, इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।